गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6। इसमें क्या है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस के, तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 6 है ना, उसमें आपको कंसिस्टेंसी बतानी है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी क्या है। मींस दैट कि जो आपके पास क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता दिया हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट कब मानना है और इनकंसिस्टेंट कब मानना है। अगर आप इक्वेशन में से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो मीन्स दैट वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो मीन्स दैट उसका सपोज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो वो क्या होगा, इन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखना है इस तरीके से। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी। हर क्वेश्चन में आपने ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो एक ही जगह पे आपने क्या लिखना है, इसके साथ जो कोफिशिएंट रहे हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, मींस कोफिशिएंट जैसे जहां पे 2x है ना, तो ये जो x होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, और जो 2 होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एक ही फॉर्म में एक ही जगह पे लिखने हैं ना, वो इनके साथ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ टर्म्स जुड़ी हैं। ठीक है, एक ही जगह। अब x के साथ कुछ नहीं जुड़ा तो मीन्स दैट 1 आएगा, y के साथ क्या जुड़ा है 2, x की जगह क्या आ जाएगा 2, 3, y की जगह क्या आ जाएगा 3। तो मीन्स दैट इनके कोफिशिएंट को हमने एक ही जगह पे लिख देना है x। x मीन्स दैट जो भी इस इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनको लिखना है। मीन्स दैट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x और y है, तो सिंपली आपने x और y को लिख देना है। ठीक है, एंड देन बी की जगह पे क्या लिखना है आपने, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं जुड़ा होता। तो आप याद रखने के लिए आप लिख सकते हो कि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल को, और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट को। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही इसको अरेंज करना पड़ेगा। मींस दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए की जगह आपके कोफिशिएंट आ जाएंगे, एक्स की जगह वेरिएबल और बी की जगह कांस्टेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरीके से लिखने के बाद आपको बताना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट हमें सिर्फ ए का फाइंड आउट करना है। तो ए की जगह क्या है 1 2 2 3, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। तो डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपने पिछली एक्सरसाइजेस में सीखा है कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो 3 1 जा 3, माइनस आ जाएगा बीच में, 2 2 जा 4, तो -1 आया, तो मतलब मीन्स दैट ये 0 के बराबर नहीं आया, तो ए क्या हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। मीन्स दैट अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर बनती है और उसका ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, so in question number second, same as question number first, 2x minus y equal to 5,
x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर है। तो जो भी हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन है उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू बाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो a हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे कोफिशिएंट मैंने बताया था, जो 2 आ गया, -1 1 और 1, और एंड b आपके पास कितना आ जाएगा, 5 और 4। तो x की जगह आप क्या लिख देंगे, x और y लिख देंगे। सो ax इक्वल टू किसके बराबर आ गया, b के बराबर। a हमारे पास क्या आ गया, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि कोफिशिएंट लिखनी है, x की जगह आपने वेरिएबल्स लिखनी है और b की जगह कांस्टेंट्स लिखनी है। तो ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट आपने जब निकाला, a का डिटर्मिनेंट 2 माइनस 1 1, तो आपको पता क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस का 1, तो मीन दैट ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर इसका डिटर्मिनेंट नहीं आया, तो मीन दैट ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इट मीन्स दैट इसका ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 5 के बराबर है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8 के बराबर है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास आ गया, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y। इस इक्वेशन को हमने वैसे ही लिखना है आपको, a इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस। आपने डिटर्मिनेंट निकाला a का डिटर्मिनेंट अब आपका क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। पहले जितने भी क्वेश्चन किए हमने वो किस में आ रहे थे, कंसिस्टेंट में। ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या थी, कंसिस्टेंट में। तो अब हमारे पास क्या है, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो मीन सेट ये क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए आपको पता है, एडजॉइंट ए क्या करता है, मैट्रिक्स के सबसे पहले हमने कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। हमने पिछली एक्सरसाइजेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट ए निकलने के बाद एडजॉइंट ए और बी, इसकी क्या करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, तो ये भी क्या आया, 0 के बराबर नहीं आया। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, एडजॉइंट ए बी 0 के बराबर नहीं आता है, तो सो देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है वो उसकी क्या है, नो सोल्यूशन है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इसका इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नो सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो अगर आपको एडजॉइंट ए बी 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो मीन्स दैट ये नो सोल्यूशन भी है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। ए की जगह हमारे पास क्या है, पहले हमने सिर्फ 2 ऑर्डर्स वाली की, 2 इंटू 2 ऑर्डर्स वाली। इसमें क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर्स की बन रही है। तो ए में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ए में आप कोफिशिएंट्स लिखेंगे, 1 एक्स का कोफिशिएंट 1 आ गया, y का कोफिशिएंट 1 आ गया, z का कोफिशिएंट 1 आ गया, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट दिस एंड x का कोफिशिएंट a आ गया, y का कोफिशिएंट a आ गया, जहाँ पे 2az। बट हमें सिर्फ x, y और z को वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसकी जगह 2a आया है। ठीक है, तो x की जगह x y z आ गया, b की जगह हमने कांस्टेंट टर्म्स ये वाली होगी 1 2 4। कांस्टेंट टर्म्स वो होती हैं जिसके साथ मतलब x y z वेरिएबल्स को हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी पता है कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मुझे डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग कर रहा हूँ मैं फर्स्ट रो के साथ, तो 1 लिखा, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो 3 2 जा 6 आ गया, -2a। जहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 आ गया, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया,
तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 4a माइनस 2a, इसी तरीके से +1 2a माइनस 3 आ जाएगा। तो लास्ट में जब हमने इसको प्लस माइनस वगैरह किया तो हमारे पास लास्ट में बचा a। तो a मतलब 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो मीन्स क्या हुआ, सिंगुलर नॉन सिंगुलर है, इसलिए a इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नॉन सिंगुलर में तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये दिया हुआ है, गिवन सेट ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने हमेशा ax = b की फॉर्म में लिखना होता है। a आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी इसके कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कोफिशिएंट्स क्या हैं, 3 -1 -2 2 एंड सम टाइम अगर आपकी कोई चीज मतलब मिसिंग है, मिसिंग मीन्स दैट जहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, तो अगर x नहीं दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x - y - 2z = 2, देन 0x + 2y - z = -1, देन 3x - 5y + 0.z = 3। मीन्स दैट समटाइम अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में x बाई जेड दिया है, नीचे बाई जेड दिया है, जहाँ पे x नहीं दे रहा है, तो आपने क्या करना है, खुद से जीरो लगा देने हैं उनके साथ, ठीक है। तो जीरोस लगने के बाद इसके बाद क्या आ जाएगा, जब हम इसके इस इक्वेशन को ax = b की फॉर्म में लिखेंगे तो a की आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0। तो मीन्स है जहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, जहाँ पे आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे और जहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे। तो आपके पास a इस फॉर्म में आया। जब आपको इस इक्वेशन को इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना होता है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट आपको पता है, एक्सपेंडिंग विद फर्स्ट रो 3, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया तो दिस आ गया, ठीक है। माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका 3 आ जाएगा, तो ये आएगा। तो लास्ट में आपके पास रिजल्ट क्या आया, 0। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आया तो मीन सेट ये क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके बाद हमें बताना होता है कि ये नो सोल्यूशन है, जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में आ रही है। तो आपने उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए आपको पता है, कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपने एडजॉइंट ए निकाला और उसी एडजॉइंट ए को आपने बी के साथ मल्टीपल किया, तो वो आपके पास ये आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स दैट आपका हैंस इसमें क्या है, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आया और एडजॉइंट ए और बी जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। तो मीन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता और एडजॉइंट ए बी 0 के बराबर नहीं आता तो वो ए इनवर्स तो इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और ये क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा और नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, 5x - y + 4z = 5 2x - 3y दिस वन इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपके इनके गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस ax = v की फॉर्म में लिखेंगे। ए में आपने सारे के सारे कोफिशिएंट्स लिख देने हैं, x की जगह आपने वेरिएबल्स लिख देने हैं और b की जगह कांस्टेंट टर्म्स को लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। a का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपको पता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर नहीं आया तो मीन साइड ए इनवर्स क्या है, नॉन सिंगुलर हो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर जो 6 था, एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12th में, हमें सिर्फ इतना बताना था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, solve system of linear equation using matrix method in exercise in क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे एक्सरसाइज की जगह क्वेश्चन है 7 to 14। मीन्स दैट जो 7 से 14 तक जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आपने लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपने एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, 5x + 2y = 4 के बराबर है एंड 7x + 3y आपके पास क्या है, 5 के बराबर है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, गिवन सेट ऑफ इक्वेशन क्या है, सेट ऑफ इक्वेशन को लिख दिया।
दिस सेट ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एज ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेगा। ए की जगह जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपने सारे कोफिशिएंट्स को लिख देना है, एक्स की जगह वेरिएबल्स आ जाएंगे और कांस्टेंट की जगह 4 5 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू ये आ गई। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाला ए का, तो वो 0 के बराबर नहीं आया, तो मीन सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। पहले हमें चेक करना है कि वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम अगर कंसिस्टेंट होगा तभी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे, तो नेक्स्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो नाउ हमें क्या करना है, जैसे एक्स अब किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के बराबर है। तो ए इनवर्स आपको पता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ना एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना आपने, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो आपको पता है ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ए इनवर्स का, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक्स में तो हम लोग वेरिएबल्स लिख देंगे, वी की जगह हम लोग कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे, बट ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जहां पे देखो एक्स की जगह हमने वेरिएबल्स लिख दिए, देन हमारे पास आया ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारे ए इनवर्स निकालने के लिए हमें 1 डिटर्मिनेंट आपका कितना आया था, डिटर्मिनेंट आपका 1 के बराबर आया था, तो आपने डिटर्मिनेंट की जगह 1 लिख दिया। एडजॉइंट ए मीन्स दैट अगर आप उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालेंगे ना तो वो इसके बराबर आएंगे, 3 - 2 - 7 5। तो बी आपको दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म्स 4 और 5, तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जैसे 3 5 जा कितना हो जाएगा 12, और ये किसके बराबर आ जाएंगे, 3 5 जा कितना हो गया 12, 7, ओके। सो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब एडजॉइंट ए आपका आया हमारे पास किसके बराबर आया, 3 - 2 - 7 5। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स की हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जहाँ पे एक्स वाई नीचे आ जाएगा। अब 3 4 जा किसके बराबर होता है, 12 के बराबर, इसकी रो इसका कॉलम, -2 को 5 के साथ किया तो माइनस का 10 आ जाएगा। 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 5 5 जा 25। अब 12 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 28 में से 25 निकाले तो -3 के बराबर। मीन्स दैट एक्स बाय हमारे पास कितना आ गया 2 और 3। तो इट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जो भी उसके कंपैरिजन में या उसके प्लेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने सीखा कि जो लीनियर इक्वेशंस हमने दी हुई हैं उसको सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, 2x - y इक्वल टू -2, 3x + 4y इक्वल टू 3। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम री रिटर्न करेंगे ax इक्वल टू b की फॉर्म में। a की जगह आपके क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 2 - 1 3 4, और x की जगह आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे, v की जगह कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। डिटर्मिनेंट इसका 2 4 जा 8, बीच में माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 0 के बराबर नहीं आया तो a क्या हुआ, नॉन सिंगुलर, सो a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट होने के बाद कंसिस्टेंट है तो मीन्स दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम ए इनवर्स निकालने के बाद हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, तो इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। a11 का कोफैक्टर्स कितना आ जाएगा 4, a12 का -3 आएगा, a21 का 1, a22 का 2। ऑलरेडी आपको पता है कोफैक्टर्स, मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया कि कैसे उनको निकालना है। फिर आप a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो आपके पास a इनवर्स इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने करना कि जब भी हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालना उसका फार्मूला होता है x इक्वल टू a इनवर्स b। तो x की जगह आपने वेरिएबल्स लिखनी है। ठीक है, ए इनवर्स आपके पास आया 1/11, ये ए इनवर्स आ गया, उसके बाद -2 और 3। ठीक है, अब x और y नीचे आ जाएगा, 1/11 नीचे आएगा। अब
इसको और इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे। 4 टू जा क्या हो जाएगा माइनस का 8, 1 3 1 जा 3, ठीक है। देन -3 इंटू -2 6 आ जाएगा, एंड देन 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8 + 3, -8 + 3 किसके बराबर आ जाएंगे 5 के बराबर, 6 + 6 12 के बराबर, और ये 11 जो है वो सबके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू -5/11 आ जाएगी, और उसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/11 आ जाएगी आपके पास। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको क्या दिया है 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7 दिया है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैन बी रिटर्न एज ax = b। ए में आपके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। कोफिशिएंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ जुड़े होते हैं। तो x की जगह आपने वेरिएबल्स लिख रहे हैं, जहाँ पे वेरिएबल्स जैसे सिर्फ x और y ही है तो उसको लिख दिया, और b की जगह आपके कांस्टेंट आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। a का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया तो मीन सेट वो -11 आया, मीन सेट जो 0 के बराबर नहीं आया तो मैट्रिक्स क्या हुई नॉन सिंगुलर, और सो ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो हेंस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर आपका कंसिस्टेंट होगा तभी आप x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाले तो a11 का -5 आ गया, a12 का -3 आ गया, a21 का 3 आ जाएगा, a22 का 4 आ जाएगा। फिर आपने ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए के बराबर होता है, ठीक है। तो वो आपके पास इनवर्स जो है ये आ जाएगा आपके पास। सो उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, x = a इनवर्स b। x की जगह आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे, a इनवर्स आपने जहाँ फाइंड आउट किया है a इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, देन कांस्टेंट टर्म्स, सो x y आ गया, ठीक है, इनवर्स आ गया। अब हमने ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो है इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 3 जा कितना हो जाएगा -15, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, 3 3 जा 9, देन 4 7 जा 28, तो माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 15 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 28 में से 9 निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, और 11 आपको पता सबके साथ डिवाइड हो रहा तो इनके साथ भी मीन्स डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू -6/11 आ जाएगी और y की वैल्यू -19/11 आ जाएगी आपके पास। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया हुआ है 2x + 2y = 3, 3x + 2y = 5 दिया है। तो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन ax = b। तो 5 2 3 2 xy 3 5, तो a आपके पास ये आ जाएगा। a का हमें अभी क्या करना है आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर नहीं आया है तो मीन सिस्टम क्या हुआ कंसिस्टेंट हुआ, तो मीन्स a इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। तब मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि x की वैल्यूज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स आपको पता है कि 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a के बराबर होता है, देन b। तो x/b आप डिटर्मिनेंट आपका कितना ऊपर आया था 4 आया था, तो एडजॉइंट हम निकालेंगे तो एडजॉइंट उसका बराबर आ जाएगा 2 -2 -3 5 के बराबर। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब ये क्या आ जाएगा 1/4 आया, देन 2 3 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 5 जा कितना आ जाएगा 10, देन 3 3 जा 9 प्लस 25, तो मीन सेट ये किसके बराबर आ गया 1/4 माइनस का 4, एंड देन 25 में से 9 गए, कितने बच गए हमारे पास 16, तो 16 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है -4/4, 4 तो सबके साथ डिवाइड हो रहा है 16/4, तो ये कट होके 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से -1/4 मीन्स दैट x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उनकी ऑर्डर क्या था 2 × 2 था, 2 × 2।
अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है इनका ऑर्डर क्या है, 3 into 3 है। तो इसको भी वैसे ही सेम एज इट इज करना है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया, 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 1, आपने इसको लिख दिया। देन आपने इक्वेशन को क्या करना है, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है। a आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, x आपके पास वेरिएबल्स आ जाएगा और b आपके पास कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने जब a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, a का डिटर्मिनेंट आपको पता है 2 को करना है, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ देना है, 1 को करना है तो इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ देना है। ऑलरेडी आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद वो 0 के बराबर नहीं आया, तो मीन सेड इसका ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मीन सेड सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 का कोफैक्टर 13 आ जाएगा, A21 का 8 आ जाएगा, A31 का 1 आ जाएगा, A12 का 5, A22 का दिस एंड दिस। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर्स निकालोगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप ए इनवर्स निकालोगे, और ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या है। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए के बराबर होता है। तो आपके पास ए इनवर्स इसके बराबर आ जाएगा। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए इनवर्स b के बराबर होती है। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। अब इसको, इसकी रो इसके कॉलम में, दिस वन एंड दिस वन, इसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 13 1 जा 13, 8 को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा, इसके साथ तो जो कट होके 4 आएगा, 4 3 जा 12 आ गया। इसी तरीके से 1 के साथ करूंगा, तो मीन सेट जे 1 9 1 जा 9। तो मैं इसकी और इसकी क्या करूंगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर दूंगा। तो इसके बाद हम इन सबको प्लस करेंगे तो 34 के बराबर आ जाएगा। इन सबको करेंगे माइनस प्लस करेंगे तो 17 के बराबर आ जाएगा। इसको करेंगे तो -41। अब मैं जो 34 है, 34 को सबके साथ क्या कर दूंगा, डिवाइड करूंगा। तो ठीक है, तो 34 को जैसे 34 डिवाइडेड बाय 34, देन 17 डिवाइडेड बाय 34, देन -51 डिवाइडेड बाय 34। तो इसको करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। जी किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा। जी कितने बराबर आ जाएगा, 3/2 के बराबर। तो मीन सेट जो हमारे पास x है, y है और z, ठीक है। तो इक्वलिटी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और z की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई दिस वन। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको फिर से हमें किस फॉर्म में लिखना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b वेयर a दिस वन एंड x इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। फिर से आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट आपने a का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो किसके बराबर आया, 10 के बराबर आया। मीन सेट वो 0 के बराबर नहीं आया। तो फिर उसके बाद मतलब ए अगर 0 के बराबर नहीं आया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है, तो मीन सेट ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। A1 आपके पास 4 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने सभी के कोफैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। तो कोफैक्टर्स निकालने के बाद ए इनवर्स मीन्स ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो 1/10। तो मीन्स दैट 1/10। तो इसके कोफैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 4 2 2 -5 0 5 दिस एंड दिस, ठीक है। तो कोफैक्टर्स को तो आपको पता है मीन सेट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, जो भी हमने कोफैक्टर्स निकाले होते हैं उसका हम लोग को ट्रांसपोज करते हैं, तो देन हमारे पास क्या आ जाता है, उसके एडजॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट आगे अब हमने ए इनवर्स हमारे पास पहले आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी एक्स वाई जेड 1/10 दिस। इसकी और इसकी क्या कर देंगे हम लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स। अब इन 16 और 4 किसके बराबर आएंगे, 20 माइनस 20 में से 10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 और 6 10 आ जाएगा। अब 20 को मैं 10 के साथ डिवाइड करूंगा, 10 को 10 के साथ, 10 को 10 के साथ, 2 -1 1। तो मीन सेट एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे पास। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्यूशन में आपका आ जाएगा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5 आ गया। देन x माइनस, ये आपने इक्वेशन को लिख दिया।
बेटा अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ऑलरेडी आपको कंसेप्ट्स मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में क्लियर कर चुका हूँ। तो मीन साइड अब आपको अंडरस्टूड हो चुका होगा कि क्या स्टेप्स हैं। तो इसके लिए स्टेप्स आपको पहले तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है। फिर आपको क्या करना है, उसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट के बाद इन्वर्स निकालना है। सिंपली आपने एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी के फॉर्मूले में पुट करना है। तो मैं थोड़ी भी जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। सो ए एक्स इक्वल टू बी आ गया, ए में आपके कोफिशिएंट आ गए, एक्स में आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे और बी में आपका वो आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट। तो आपने देन डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट क्या आया, जीरो के बराबर अगर नहीं आया तो मीन साइड ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देन आप क्या निकालोगे, सबके कोफैक्टर्स निकालोगे। कोफैक्टर्स जब निकल जाए तो मीन साइड आप उसका जब ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। देन ए इनवर्स आ गया, वन अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए के बराबर, तो आपके पास जे ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स के बाद एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, मीन्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी, वन अपॉन 40 आ गया, ठीक है। तो आपके पास एडजॉइंट ये आया था एंड देन बी। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास एडजॉइंट और कांस्टेंट है उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी और इसकी। तो 5 5 ज़ा 25, 3 4 ज़ा 12, देन 9 3 ज़ा 25, इस फॉर्म में लिखेंगे। जब मैं इसको प्लस माइनस वगैरह करूंगा तो जो भी आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, 40 के साथ डिवाइड कर दूंगा। और जब मैं 40 के साथ उसको डिवाइड करूंगा, जे सपोज 40 आएगा, आई थिंक 40 आएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 40, देन 80 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, देन 40 डिवाइडेड बाय माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40, तो 1 2 माइनस 1 मीन साइड एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अगर एक्स वाई जेड को लेके चलते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और z की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उसको आपने ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है। ए आपके पास, ए में आपको जैसे पिछले क्वेश्चनों में काफ़ी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ए में आपके क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, एक्स की जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा और बी की जगह 7 - 5 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं आया तो मीन साइड ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर आपने सभी इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपके पास क्या होगा, आपने एडजॉइंट में उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। आपने एक्सरसाइज 4.5 में ऑलरेडी जो सीखा है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये करने के बाद हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। देन एक्स ए इक्वल टू ए इनवर्स बी के बराबर होता है एक्स बाई जेड 1/4। अब इस मैट्रिक्स को और इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसकी कॉलम, ठीक है। तो मीन साइड अगर आपको एक्सरसाइज 4.6 अच्छे से समझनी है तो मीन साइड आपको पीछे का सारा ही आता होना चाहिए। मीन साइड चैप्टर 3 मैट्रिक्स और एज वेल एज डिटर्मिनेंट्स की जितनी भी पीछे वाली एक्सरसाइज, अगर आप सीधे जहीं से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आना, और इसके लिए आपको जो पीछे वाली सारी एक्सरसाइजेस हैं उनको कवर करना पड़ेगा। तो आपके पास एक्स वाई जेड आ गया, तो मीन अब हमारे पास इसको किया तो हमारे पास 4 बचा, 4 और 12। अब 4 को डिवाइड करूंगा मैं 4 के साथ, 4 को डिवाइड करूंगा 4 के साथ, 12 को डिवाइड करूंगा 4 के साथ, 1 1 3। तो मीन साइड एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 आएगी, वाई की वैल्यू 1 आएगी, जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ए की वैल्यू हमें दी हुई है, देन फाइंड ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मीन्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए को हमें क्या करना है, ए के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने जब निकाला, तो डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे निकालना है, तो वो -1 के बराबर आएगा। तो -1 मीन सेट 0 के बराबर नहीं आया तो इनवर्स मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। फिर हमें इनवर्सा मैट्रिक्स निकालना है, और इनवर्सा मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए के बराबर होता है, और एडजॉइंट ए के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसलिए कोफैक्टर्स जब हमने मैट्रिक्स के निकाले तो a11 का 0 आ गया, a12 का 2 आएगा, a13 का 1 आएगा। तो ये सारे के सारे हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है, उसी मैट्रिक्स के। तो देन ए इनवर्स आपको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए के बराबर होता है, तो देन 1 अपॉन -1, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली,
तो जब -1 को सबके साथ मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मीन सर -1 को 1, 2 के साथ 1, -1, 23 को -1, मीन सर जो भी आपके पॉजिटिव साइन थे वो जहाँ पे नेगेटिव हो गए, और जो नेगेटिव साइन से वो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हमने डिवाइड किया किसके साथ, -1 के साथ। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जहाँ पे ए आ जाएगा हमारे पास दिस, एक्स इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास ये आ गया, एक्स ये आ गया, बी ये आ गया। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी के बराबर आया। तो एक्स वाई जेड ए इनवर्स हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, तो ए इनवर्स हमारे पास ये आ जाएगा, बी की वैल्यू जे आई। अब मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 0, -5 +6 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने जब इसको माइनस प्लस किया तो 6 में से 5 गए, 1 आ जाएगा। इन सबको जब माइनस प्लस किया तो 2 आ जाएगा, इनको जब किया तो 3 आ गया। तो मीन्स दैट एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई और जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास। So coming to the question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज जो वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद आपको वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं जो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं। तो जैसे द कास्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। तो मीन सेट अनियन को आप x मान लेंगे, वीट को y मान लेंगे और राइस को z मान लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 60 के बराबर आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन हमारी 90 के बराबर होगी और थर्ड इक्वेशन हमारी 70 के बराबर आएगी। तो आपको वही अनियन कितना आएगा, वीट कितनी आई और राइस कितनी आई, इस तरीके से आपको बताना है कि ये सब किसके बराबर आएंगे, ठीक है। तो लेट किया हमने कि x, y और z बी द पर केजी। x किसका प्राइस है, अनियन का, y किसका प्राइस है, बीट का, और राइस किसका प्राइस है, जेड का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी 4x + 3y + 2z इक्वल टू 60 के बराबर आएगा। देन सेकंड जो स्टेटमेंट बनेगी आपके पास ये बनेगी, और थर्ड। तो अब आपने वैसे ही करना है, गिवन अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा तो a हमारे में कोफिशिएंट्स आ जाएंगे सबके, y में सॉरी x की जगह हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे और कांस्टेंट की जगह ये चीजें आ जाएंगी। हमारे पास अब a इसके बराबर है तो a का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a का जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है, 50 के बराबर आ रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट 50 के बराबर आ रहा है तो मीन्स दैट 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। और x किसके बराबर आ जाएगा, a इनवर्स b के बराबर होता है। तो x निकालने के हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, a इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे और एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसके हमने सभी के क्या करें, कोफैक्टर्स निकाले। और कोफैक्टर्स आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे निकालते हैं, आपने पिछली एक्सरसाइजेस में किया हुआ है कि 2 आर्डर वाले के कोफैक्टर्स कैसे निकालने और 3 आर्डर वाले के कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट a आपके पास आ जाएगा। अगेन आपने जैसे x इक्वल टू किसके बराबर है, x इक्वल टू a इनवर्स b के बराबर है। तो x की जगह वेरिएबल्स आ गए, a इनवर्स हमने ऊपर निकाला, जे आया, तो a इनवर्स ये आ जाएगा एंड b की वैल्यू जे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको और इसको क्या कर देना है, इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो
तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट, और इसको और इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, -450 + 700 दिस वन। तो इसको और इसको किया तो हमारे पास 250 आ गया, 400, और 250 को मैंने 50 के साथ डिवाइड किया, इसको भी 50 के साथ डिवाइड करूँ, इसको भी 50 का, 588 आ जाए, मीन साइड एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी और जेड की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मीन्स 5 कास्ट ऑफ अनियन बीट एंड राइट, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अनियन को, और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बीट को, और राइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 8 को रिप्रेजेंट कर। तो इस तरीके से हमारे अनियन, बीट और राइस की कास्ट आई, ठीक है। अनियन की कास्ट ₹5 है और वीट की कास्ट ₹8 एंड देन राइस की कास्ट ₹8। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सारी की सारी जो पिछली एक्सरसाइजेस हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। उनकी नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।